हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 3200 प्लस है, जो कि रेलवे में जितना अभी तक 2018 से लेकर के अब तक जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है सभी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा है सभी शिफ्ट वाइज दिया हुआ है, ठीक ना। उसी के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 5 को करेंगे। उस सेट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपको रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस, ठीक ना। प्लेटफॉर्म साइंस बुक 3200 प्लस सॉल्यूशन, ठीक ना। तो उसी में जा करके आप सीरियल वाइज सारा वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते। देखिए आज जो है आपको ग्रुप डी द्वारा जो है आपको 18/8/2022 में एग्जाम हुआ था आपको सेकेंड शिफ्ट, उसी के प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक। देखिए उसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, यानी कि एक ही पदार्थ से निर्मित है तो उसका प्रतिरोधकता यानी कि रो तो सेम ही होगा, ठीक है। और उसकी लंबाई समान है, ठीक है। एक तार ए है जिसका लंबाई दोनों का एल ही है, ठीक है। तथा अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। जैसे अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल ए जो हो गया आपको ए हो गया और एरिया ऑफ बी हो गया। ये अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल क्या क्या भिन्न भिन्न है का आपको। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, ठीक ना। यानी कि आर ऑफ ए यानी कि प्रतिरोध ऑफ ए, ठीक ना, क्या हो गया आपको आर ऑफ ए बाय आर ऑफ बी। इसका अनुपात देखिए क्या आपको दे दिया है, क्या कहा है कि यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है कि तार बी का प्रतिरोध अगर 1 है तो ए का प्रतिरोध क्या है तो 9 है, ठीक नहीं। 9 गुने के बराबर है तो 9 हो गया, ठीक। तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि तार ए और तार बी की त्रिज्या कुछ छूटा हुआ है, ठीक ना। तार ए और तार बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। आर बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर रो एल बाय ए फार्मूला होता है, ठीक। तो आर ए के लिए जो है आपको प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपको रो आर ए के लिए आपको रो एल बाय ए हो जाएगा, ठीक। यानी ए तो इसका ए जो है आपको अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल ए हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है बटा में आर बी हो जाएगा, तो बटा में है तो इसको भाग का साइन लगा देते हैं, ठीक। तो बटा में आर बी है तो इसका देखिए रो एल बाय ए हो जाए क्योंकि दोनों का तो आपको लंबाई सेम ही है और रो भी सेम है, लेकिन ये जो आपको एरिया है अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल अलग अलग है तो ये ए ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए गुणा का साइन बीच में आ जाएगा, यानी कि रो एल बाय ए इंटू क्या हो जाएगा आपको एरिया ऑफ बी बटा रो एल, ठीक। यहाँ से रो एल कट जाएगा यानी कि एरिया ऑफ बी बटा एरिया ऑफ ए, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपको 9/1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एरिया अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए कोई भी तार है, ठीक ना। ये तार जो है आपको ये जो है आपको यही अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल है। ये क्या है एक प्रकार की ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई आर एरिया ऑफ बी को हम मान लेते हैं पाई आर बी, ठीक। आर बी का स्क्वायर बटा पाई आर वन का यानी कि आर ए कह सकते हैं आर ए का स्क्वायर, ठीक ना। बराबर कितना हो जाएगा आपको तो 9/1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पाई पाई कट जाएगा तो यानी कि आर बी अनुपात आर ए क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर है तो उस पर जाएगा रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 3:1 आएगा, ठीक ना। 3:1 आएगा किसके किसके बीच त्रिज्या ऑफ बी और त्रिज्या ऑफ ए के बीच अनुपात ही आया, ठीक। नियम से पूछा क्या त्रिज्या ऑफ ए यानी ए की त्रिज्या और बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा तो आपको 1:3 होगा, ठीक। जो किस ऑप्शन दिया तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी के द्वारा नामांकित भागों को कार्यों को निरूपित करता है, ठीक ना। ये जो ए भाग है और ये बी भाग है, ठीक ना। ये किसके ये जो है इसका कार्य क्या है इस चीज़ को ये निरूपण करना कहता है, ठीक। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किडनी में जो होता है सभी अंग का नाम जान लेते हैं, ठीक। जो कि देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है मानव उत्सर्जन तंत्र के पाठ में, ठीक। देखिए ये जो है आपको बाई वृक्क धमनी है आपको,
ठीक। ये जो है आपको ये साइड वाला, ये रेड वाला, तो ये क्या है आपको बाएं वृक्क धमनी है। अब देखिए ये है आपको बायां वृक्क, ठीक, और यह है बाएं वृक्क शिरा। ये जो है आपको ये ब्लू वाला, ये क्या है बाएं वृक्क शिरा है। उसके बाद देखिए महाधमनी है, ठीक, ये रेड वाला महाधमनी हो गया। और उसके बाद है आपको बाएं मूत्र वाहिनी, ये जो है आपको ये जिसको बी से लोकेटेड किया है, तो वो क्या है आपको बाएं मूत्र वाहिनी है, ठीक है। और यहाँ एस से लोकेटेड किया है, तो ये बायां वृक्क है, ठीक ना। अब देखिए आगा है आपको महाशिरा, महाशिरा उस साइड वाला है। उसके बाद देखिए ये मूत्राशय, ये जो है इसमें मूत्र जमा होता है, ठीक है, इसी को मूत्राशय कहते हैं। अब देखिए मूत्र मार्ग, ये क्या है आपको मूत्र मार्ग है, जो कि शीशन में, देखिए यही फोटो सेम है यहाँ, ठीक ना। तो ये जो है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटो, ठीक ना। यहाँ आपको क्या पूछा है कि ए और बी को निम्नलिखित भागों में से कार्य निरूपण कीजिए। ए क्या है, तो ए क्या है, तो ये आपको किडनी है, ठीक, ये क्या है, तो आपको किडनी है, ठीक। और बी क्या है, तो बी है आपको मूत्राशय है, ठीक, सॉरी मूत्राशय ने, ये आपको मूत्र वाहिनी है, ठीक, ये क्या है मूत्र वाहिनी है, ठीक। बी क्या है आपको मूत्र वाहिनी है, ठीक। बी आपको मूत्र वाहिनी है, तो इसका कार्य आपको पूछा है, तो ए का कार्य क्या हो जाएगा, तो ए जो है आपको ए क्या करेगा, ए जो है आपको किडनी है, तो ये किडनी क्या करेगा मूत्र का निर्माण करेगा। बी है आपको मूत्र वाहिनी, ये क्या करेगा आपको मूत्र के संग्रह के लिए जो है ना ये ले जाएगा, यानी कि ये परिवहन का कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ जो आपको मूत्राशय है इसमें संग्रहण होगा मूत्र, तो इसी के रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो ए का कार्य क्या हो गया, ये मूत्र का निर्माण करना, और बी का कार्य हो गया मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए कोई भी आवर्त सारणी में आप देखिए जब भी परमाणु आकार कैसे होता है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका परमाणु आकार क्या होता है आपको बढ़ता है, ठीक। और आवर्त में आप बाएं से दाएं जाने पर उसका परमाणु आकार घटता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए विद्युत धनात्मकता के बारे में हम जान लेते हैं। विद्युत धनात्मक क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होता है विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होता है आपको घटती है। अब देखिए आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है आयनन ऊर्जा, ठीक। और आवर्त में जो है आपको बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा आपको ये बढ़ती है, ठीक। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता को देख लेते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये घटता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीति को जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ती है, ठीक। यहाँ देखिए आपको क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक। तो विद्युत धनात्मकता के बारे में समझते हैं। विद्युत धनात्मकता क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है, ठीक। अब देखिए यहाँ कहा है कि कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो यानी कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये विद्युत धनात्मकता क्या होगा आपको बढ़ेगा, ठीक। जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ विद्युत धनात्मकता आपको घटेगी, घटता है। अब क्या है सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पर है तो यहाँ पर है, ठीक। तो इससे नीचे जो होगा तो उसको हाई होगा ही। अब देखिए सी एस कहाँ है तो यहाँ है, ठीक। अब देखिए Na सोडियम, सोडियम देखिए यहाँ है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम किधर है तो यहाँ है कैल्शियम, ठीक। अब देखिए इस सब में से जो है आपको विद्युत धनात्मक अधिक कौन होगा, यानी कि आप वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो सबसे नीचे यही है, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CS, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करता है, ठीक ना। जो संयोजन अभिक्रिया होता है ये होता क्या है, देखिए संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल का निर्माण करेगा, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए और बी क्या है दो अलग अलग अभिकारक है, और ये मिलकर के एक सी बना लिया, यानी क्या हुआ ये आपको एक प्रतिफल दे दिया, ठीक है। यही तो संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मूल शीर्ष जो होती है उससे लगातार जो है आपको विभाजित कोशिका कौन प्रदर्शित करता है, तो ये कौन करेगा, तो ये विभाजोत्तक वृद्धि ही करेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विभाजोत्तक वृद्धि, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है, ठीक ना।
यानी कि कोई भी प्रतिरोध है उसको हमको समांतर क्रम में संयोजित करना है, तो इस सबसे ऑप्शन कौन है जो कि इसका समतुल्य होगा। ठीक, देखिए जब भी हम कोई भी प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उससे हमेशा कम ही होता है। ठीक ना, उसी प्रकार देखिए आप प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते होंगे, R बराबर रो एल बाय ए, यानी क्या हुआ कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी जब हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कमेगा। ठीक, तो यानी कि समांतर क्रम में भी जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कमता है, और जब हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में भी वृद्धि करेंगे तो तभी प्रतिरोध का मान कमेगा। तो यही तो सामान्य हो जाएगा, समतुल्य इसी को ही माना जाएगा। देखिए इस ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, तब भी यह प्रतिरोध कमेगा ही। और जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है आपको R1 + R2 + R3, जो क्या हो जाएगा आपको पहले से जो प्रतिरोध है उससे हमेशा कम ही ये प्राप्त होगा। ठीक, तो ये कम ही हो गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किस चीज़ का उदाहरण। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से देखिए जल जो बनता है, तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। देखिए 2H2 + O2 = 2H2O बना। ठीक, तो यहाँ देखिए आप क्या हुआ है, ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग के संयोजन हो गया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 6 फेरे वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास यानी लूप है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन समझते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको, किसी भी विद्युत धारा वाले तार द्वारा किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को सीधे शामिल करने से संबंधित धारा का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि यदि अगर हम n फेरे वाला एक वृत्ताकार कुंडली है तो उसके उत्पन्न क्षेत्र पर एक फेरे से उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में 1 गुना बढ़ यानी n गुना बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम n फेरा लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध उस उत्पन्न जो हो जाएगा उसमें क्षेत्र, तो क्या होगा आपको n गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि वृत्ताकार कुंडली में 6 फेरे होते हैं तो उत्पन्न क्षेत्र क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ेगा। तो किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n 18 है, तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक ना, यहाँ हमको अलैंगिक गुणसूत्र पूछा है। ठीक, देखिए कोई भी जीव है, ठीक ना, उसमें क्या होता है आपको दो लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक ना, यानी कि दो लैंगिक गुणसूत्र मतलब क्या हुआ कि ये एक जोड़ा गुणसूत्र हुआ। ठीक, जैसे मानव में ही आप देख लेते हैं, इसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ठीक, और इसमें देखिए आपको दो जो है आपको लैंगिक गुणसूत्र होता है कि दो जो है लास्ट वाला होता है। जैसे पुरुष में देखिए 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा क्या होता है पुरुष में आपको, तो XY होता है। ठीक ना, और महिला में देखिए तो ये आपको 22 जोड़ा प्लस क्या होता है आपको, तो XX ही होता है। ठीक ना, ये जो लास्ट वाला दूग है यही आपको लैंगिक है। ठीक, तो सभी जीव में ऐसा ही होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका 2n यानी कि 2 जोड़ा इसका 18 है, तो इसमें अलैंगिक पूछा है तो अलैंगिक को हम 2 को घटा देंगे तो 18 -2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपको ये इसमें अलैंगिक गुणसूत्र। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों में से निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उसके प्रभाव को दर्शाता है, तो असंगत कथन को हमें चुनना है। ठीक, देखिए असंगत कथन इस समय से कौन है। ठीक, देखिए ए नंबर में दिया हुआ है कि एक यह मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करता है। किसके बारे में कहा है कि अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक हो। ठीक है, प्लास्टिक तो ये मृदा को उर्वरा क्षमता को कम ही करता है, तो ये सही है। बी में कहा है कि जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक अगर जानवर खाएगा तो घातक तो होगा ही, ये भी सही है। सी में कहा है कि ये नालियों को जाम कर देता है। देखिए प्लास्टिक जैसे तो फेंका रहेगा तो ये नाली में जगह नाली को जाम करेगा ही, ये भी सही है। डी में कहा है कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, लेकिन ये तो आपको सही नहीं है, ये तो असंगत ही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक की प्रतिरोधकता क्या होगा। धातु तो वही है, धातु को चेंज नहीं किए कि प्रतिरोधकता सभी का सेम ही होगा। ठीक है ना, देखिए प्रतिरोधकता जो है ये किस किस पर निर्भर करता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ प्रकृति तो सेम रहेगा क्योंकि पदार्थ तो वही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रो ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो आपको जिप्सम का रासायनिक नाम है। ठीक है ना, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है आपको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है आपको जिप्सम का CaSO4 × 2H2O, CaSO4 ×
2H2O होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मौखिक गर्भ निरोध गोलियां रोकने में कार्य करता है किस चीज़ को। देखिए मौखिक यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है आदमी गर्भ निरोध के लिए खाता है तो वो जो है आपको गोलियां क्या रोकता है, तो ये जो है आपको ओव्यूलेशन और निषेचन दोनों को ये रोक देता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ गर्भ निरोधक टेबलेट है उसका नाम जान लेते हैं। देखिए माला डी है, पल्स है, सहेली है, ये सब क्या है आपको गर्भ निरोधक टेबलेट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। ठीक, देखिए लेंस के देखिए आवर्धन क्षमता क्या होता है। सबसे पहले देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक ना, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना, ये आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये लेंस है तो लेंस में देखिए आवर्धन क्षमता होता है इसी के बराबर v/u के बराबर। ठीक है, अगर दर्पण में पूछता तो आवर्धन क्षमता -v/u के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ आपको लेंस में पूछा है तो लेंस में v/u के बराबर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। मानव हृदय में जो होती है डायस्टोल, इसके दौरान कौन सी क्रिया होती है, तो ये आपको वेंट्रिकल में रक्त का प्रवेश करना जो है ना ये आपको डायस्ट्रोल के दौरान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोलीय दर्पण बारे में सही कथन है क्या हो कि छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण निर्मित करेगा गोलीय दर्पण में, तो ये आपको उत्तल दर्पण करेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए एक में दिया अवतल दर्पण तो नहीं होगा, ये गलत है। दो में दिया हुआ है कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब भी निर्मित करता है, दो सही है। 3 नंबर में कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। देखिए उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी धनात्मक ही होती है, पॉजिटिव ही होती है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। कोई भी तारा है उसकी स्थिति में जो है आपको थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि उसमें देखिए वायुमंडल की जो है भौतिक स्थितियाँ बदलते रहता है। ठीक, इसी कारण से तारा की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक ना, ये जो है आपको वायुमंडल के भौतिक स्थिति के बदलने के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी को दर्शाता है। समान समजातीय श्रेणी देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको C3H8, C4H10 और C5H12 जो है ये सभी जो है ना आपको समान सजाती है, तो किस ग्रुप का है, तो ये आपको एल्केन ग्रुप का है। ठीक है ना, देखिए एल्केन का समान सूत्र होता है आपको CnH2n+2 होता है। देखिए यहाँ C की जगह 3 रखा है, यहाँ देखिए C3H कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए C की जगह यहाँ 4 रखा है तो C4H की जगह क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 +2 क्या हो जाएगा H10 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए C की जगह अगर 5 रखेंगे तो H की जगह देखिए 5 दूनी 10 +2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब क्या है आपको समजातीय श्रेणी में आता है क्योंकि सब एल्केन ग्रुप का है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य कौन है। देखिए कीटोन समजाति का प्रथम सदस्य जो है आपको ये प्रोपेनॉल है और दूसरा सदस्य कौन है, तो ये आपको ब्यूटेनॉल है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, मेंडलीफ के बारे में बोला है कि कौन सा सत्य है। ए नंबर में दिया है कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना, यानी कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था और ये आवर्ती फलन भी होता था, ये सही है। ठीक है ना, ए नंबर सही है। हमसे कौन सा सत्य कथन ही पूछा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आगे बी नंबर में कहा है कि तत्वों के गुणधर्म उसके चुंबकीय गुणधर्म का आवर्ती फलन होता है, ये तो गलत दिया हुआ है। सी में दिया है तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन, ये भी गलत है क्योंकि ये तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर डी दिया है तत्वों के गुणधर्म उसके रंग के आवर्ती फलन, ये भी गलत है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपको तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5 R है। ठीक है, देखिए सतत विकास के लिए 5 R क्या है, तो ये पाँचों R को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला आर है आपको रिड्यूज। ठीक ना, पहला आर क्या है, तो रिड्यूज है। ठीक, रिड्यूज है पहला आर। रिड्यूज मतलब क्या हुआ कि कम करना, कोई भी चीज को कम करना। ठीक ना, दूसरा आर है आपको रीयूज।
रीयूज यानी कि पुनः उसका उपयोग करना, ठीक। तीसरा आर आपको क्या है, तो रिसाइकिल है, ठीक। रिसाइकल मतलब क्या हुआ कि पुनर्चक्रण, यानी कि पुनः उसका चक्रण करते रहिए, रिसाइकल करते रहिए, ठीक। अब देखिए चौथा आर आपको क्या है, तो री मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। मैन्युफैक्चर, ठीक। तो रीमैन्युफैक्चर चौथा आर हो गया। अब देखिए पांचवा आर, रीमैन्युफैक्चर मतलब समझ गए ना, पुनर्निर्माण, नहीं कि पुनः इसको निर्माण करना है, ठीक ना। अब देखिए चौथा आर जो है आपको रिपेयर है, ठीक। रिपेयर है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कौन सा जो है आपको 5R का जो है ना आपको हिस्सा नहीं है, तो ये देखिए पुनर्जनन नहीं है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पुनः संयोजन तो है ही, और स्वीकार करना भी है, और रिसाइकल भी है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा औषधियाँ पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है, ठीक ना। यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसके उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि कौन सी, तो ये सर्पगंधा है, ठीक। देखिए यही है आपको सर्पगंधा का पौधा, ठीक है। ये जो है आपको ब्लड प्रेशर में उपचार में अत्यधिक उपयोगी है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहा है अगला क्वेश्चन कि एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई क्या है, देखिए वाई क्या है एक प्रकार का, तो एक प्रकाशिक उपकरण वाई जिसका फोकस दूरी धनात्मक है, तो ये आपको उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इसी का ही फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। देखिए कास्टिक सोडा जो है इसका उपयोग जो हम किस में नहीं करेंगे, तो आपको अमोनिया निर्माण में नहीं करेंगे, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग में करवे करेंगे, डिटर्जेंट उद्योग में करेंगे, और कागज़ को लुगदी उद्योग में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग करेंगे। कास्टिक सोडा क्या होता है, तो NaOH होता है आपको कास्टिक सोडा, ठीक। NaOH क्या होता है, तो कास्टिक सोडा होता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, तो प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इनकी प्रेरित धारा के परिणाम को हमको बढ़ाना है तो किसका उपयोग करेंगे। एक नंबर में दिया है आपको कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना, 2 में दिया हुआ है कि चुंबक गति को वृद्धि करना, सही है। कुंडली के फेरा में भी हम वृद्धि करेंगे तो भी बढ़ेगा उसका धारा, और चुंबक के गति में वृद्धि करेंगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए 3 में दिया है कि कुंडली के धारा के प्रतिरोध को वृद्धि, नहीं धारा के प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो किस ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और वीडियो को आप जितना भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर कर दें, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में जो है आप ये बताएं कि आपको कितना प्रश्न सही हुआ है, आप खुद से बनाएं तो कितना आपको सही हुआ है, ठीक। तो ये कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल PDF से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।